हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी स्कूल में स्वागत है। आपका जो +2 ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च सोमवार को ज्योग्राफी का, उसका हम सॉल्यूशन आपके साथ मिलकर के करेंगे। आपको ये हेल्प करेगा आपके मूल्यांकन में और पता चलेगा कि आपने कितना सही कितना गलत किया। उम्मीद है कि हमने जो पिछले वीडियो किए थे वो आपके इस पेपर में आए हैं और आपने उसका लाभ भी उठाया होगा। आइए शुरू करते हैं हम अपना एनुअल एग्जाम मार्च 2025 का सॉल्यूशन, जिसमें आपका 1 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न आया था नहावा सेवा, यानी जवाहरलाल नेहरू बच्चन, जिसे हम नहावा सेवा भी कहते हैं, ये जो है किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में, मुंबई के पास नहावा सेवा बच्चन है आपका। इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक कारण है? एसिड रेन का कारण इनमें से कौन सा है? तो एसिड रेन हम सभी जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण होती है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हवा में एसिड जो है अभिक्रिया करके पानी के साथ एसिड रेन बनती है। वायु प्रदूषण इसका उत्तर आएगा। इसी क्रम में आपका तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा भूनिम्नीकरण का कारण नहीं है? भूनिम्नीकरण यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आना। तो किसके कारण उपजाऊ शक्ति में कमी नहीं आती? सही जवाब है 1। बाकी सभी भूनिम्नीकरण के कारण है। प्रश्न नंबर 4 है इसी में आपका, शुष्क कृषि वो होती है जो कम पानी वाली में होती है, यानी कि जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, या हम यूँ कहें कि 50 से 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो और पानी के अभाव में जो कृषि की जाती है, वो कौन सी फसल है जिसको अधिक पानी की जरूरत है? गन्ने को। बाकी सभी आपके जो है रागी, ज्वार, मूंगफली सभी अधिक पानी वाली फसलें हैं। कम पानी वाली फसलें यानी कि शुष्क कृषि की है, और रागी इसमें आपका गन्ना उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, ITDP यानी कि इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसका मतलब समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म आएगी। प्रश्न नंबर 6 है आपका, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? हम सभी जानते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में मकान जो है छोटे पास पास होते हैं, तो गुंछित बस्तियां पाई जाती है, आपकी क्लस्टर्ड जो है बस्तियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, नवनियतिवाद। हमने बार बार पढ़ा था, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने दी? टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद की संकल्पना दी थी, जो ऑस्ट्रेलिया के विचारक थे। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यह भी हमने किया था 1 जनवरी 1995, यानी कि 1995 में WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कारण कथन। इसको ध्यान से पढ़ करके आपने उत्तर दिया होगा। तो 9th क्वेश्चन है, अभिकथन। बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न भौगोलिक भौतिक कारक बस्तियों को के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो बस्तियां विभिन्न प्रकार की हैं, तो उसका कारण, एक प्रमुख कारण है विभिन्न प्रकार की भौतिक कारक, यानी कि प्राकृतिक विविधताएं, जलवायु विविधताएं। तो ए और आर दोनों सही है, और मेरे हिसाब से सी आएगा, ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल यातायात के परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। ये किसी भी देश का महत्वपूर्ण साधन है। भारत की इतनी लंबी तटरेखा है, तो ये बात सही है। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो जल आपका परिवहन है, जल यातायात है, ईंधन दक्ष है
और पारिस्थितिकी अनुकूलन से प्रभावित है, यानी कि ये पर्यावरण के लिए इतना नुकसानदायक भी नहीं है और ईंधन भी इसमें कम लगता है। तो इस प्रकार से ये कारण भी सही है। तो इसका जो है सही जवाब मेरे हिसाब से दोनों में अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इतना सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। हो सकता है बी हो, मेरे हिसाब से बी हो सकता है इसका आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 2 अंक वाले प्रश्न अब आ गए आपके पार्ट बी में। मानव भूगोल के उप क्षेत्र बताइए। मानव भूगोल के उप क्षेत्र आप जानते हैं, जनसंख्या भूगोल है और नगरीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। तो ये जनसंख्या भूगोल के उप क्षेत्र हैं। सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, इनमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है संभववाद क्या है। हम जानते हैं ये एक फ्रांसीसी विचारधारा है जिसको ब्रुन्सडे और फेब्रे ने मिलकर के प्रस्तुत किया है। संभववादी विचारधारा जो है मनुष्य को श्रेष्ठ और प्रकृति को गौण मानती है। तो इनका मानना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है। तो ये संभववादी विचारधारा के बारे में। स्वच्छंद उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जिनमें हल्का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है और बाजार के निकट जो लगाए जाते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, तो ये स्वच्छंद उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते। विश्व में चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म को कौन से देशों में अधिक बढ़ावा मिला है? तो मेडिकल टूरिज्म आपका इसका उत्तर आएगा भारत। भारत के अलावा भारत के जो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों के आप नाम लिख सकते हैं। ये उभरते हुए देश है मेडिकल टूरिज्म में। प्रश्न नंबर 15 है आपका गैरिसन नगर क्या होते हैं? देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो सैनिक नगर बनाए जाते हैं, बसाए जाते हैं, उनको गैरिसन नगर कहते हैं, जिसमें हमारी सेना का आवास क्षेत्र होता है, उनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। इसके कार्य क्या है? इसमें सेना का प्रशिक्षण कार्य का मुख्य काम होता है और देश की सुरक्षा के लिए इनको बसाया गया है। अगला है इसी में ऑप्शन में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत में मुख्य रूप से गुंचित, अर्धगुंचित, पूर्वा और एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। एक प्रश्न और दे दिया, इसमें 3 ऑप्शन दे दिए 2 नंबर में ही। आप 3 में से कोई एक जो आपको सही लगे वो करना था। 2047 तक विकसित भारत बनने का जो हमारे देश का सपना है, हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। भारत बनाने के लिए भारत में ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतात्विक ऊर्जा, किस प्रकार ये मदद कर सकते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा हमारा ऊर्जा के रूप में, यानी कि पेट्रोल खरीदने में, खनिज तेल खरीदने में खर्च हो जाता है। और कोई भी देश विकसित बनने के लिए उसका आधार है ऊर्जा। तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों को बढ़ा करके उनके विकास की तरफ ध्यान दे करके हम विकसित भारत का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यह पृष्ठीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 क्या होता है? किसी भी बंदरगाह के आसपास का जो क्षेत्र जहां वो सेवाएं वहां से ग्रहण भी करता है और उपलब्ध भी कराता है वहां जो सेवाएं, वो पृष्ठीय प्रदेश कहलाता है। जैसे मुंबई प्रमुख बंदरगाह है, उसके आसपास का क्षेत्र उसका पृष्ठीय प्रदेश कहलाएगा, जहां से उसको आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध होती है। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का एक प्रमुख प्रकार है, जिसमें मुख्य रूप से 4 देश के बड़े शहरों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो इनको जोड़ करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लाइन 4 लाइन बनाया गया है, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम दिया गया है, जिसका देश के परिवहन में और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 17 है
जनांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है और जनसंख्या जो है ज्यादा न तो बहुत अधिक घटती है और न ही बहुत अधिक बढ़ती है। इस प्रकार की अवस्था में हमारे जो पिछड़े हुए अफ्रीका महाद्वीप के देश है वो पहली अवस्था से गुजर रही है। इसमें चित्र भी आपने बनाना था। दूसरी अवस्था में है जन्म दर जो है आपकी ऊंची बनी रहती है और मृत्यु दर जो है देश जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी तो मृत्यु दर तेजी से कम हो जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का गैप जो है बढ़ जाता है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भारत जैसे देश दूसरी अवस्था में है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं और जनसंख्या फिर से जो है स्थायित्व की तरफ जाने लगती है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है। विकसित और यूरोपीय देश जो है इस तीसरी अवस्था में पाए जाते हैं। आपने करना था रोपण कृषि की विशेषताएं। तो ये एक बागवानी कृषि इसमें मुख्य रूप से आती है। चाय के बागान, रबड़ के बागान, कॉफी के बागान, जिसमें फसल की रुपाई की जाती है उसको रोपण कृषि कहते हैं। गन्ना भी रोपण कृषि का उदाहरण है, चावल भी रोपण कृषि का उदाहरण है। तो इसकी विशेषताएं बताएं। जल संरक्षण, जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और दुनिया के सभी देशों में पानी की बहुत कमी होती जा रही है, साफ पानी की, पीने योग्य पानी की। तो उसका संरक्षण जरूरी है, उसके उपाय आपने बताने थे। इसी में आपका है भारत के भाषा परिवार। भारत के भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारत में 4 भाषा परिवार हमने बताए थे। एक था आपका भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको सबसे अधिक 73% लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा भी इसी में है, जो कि उत्तर भारत और जो है आपके महाराष्ट्र और तटीय प्रदेशों में ये मराठी भाषा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा द्रविड़ भाषा परिवार दूसरा बड़ा भाषा परिवार है, जो प्रायद्वीपीय पठार के आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इसमें आपकी जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाएं, कन्नड़ भाषाएं शामिल है। और 2 परिवार और हैं हमारे, चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इनमें जो भाषाएं बोली जाती है इस क्रम में आती है चीनी तिब्बती परिवार। चौथा है आग्नेय आस्ट्रिक भाषा परिवार, इसमें थोड़ा सा क्षेत्र है जिसमें अंडमान निकोबार और मेघालय आते हैं। तो ये भाषा परिवार के बारे में आप लिख सकते थे। अगला है इसमें प्रश्न नंबर 21, भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएं बतानी थी। भी हमारा जो व्यापार है असंतुलित है क्योंकि हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम कर पाते हैं। तो बताना है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं, किन चीज़ों का आयात करते हैं, किन का निर्यात करते हैं। या आप ये कर सकते हैं आर्थिक विकास में सड़कों का महत्व, ये और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है और खनन कार्यों से होता है। पेड़ पौधों के अत्यधिक कटाव से जो वन काटे जा रहे हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। परिवहन के साधनों से प्रदूषण बढ़ रहा है। ये बताने थे इनके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। या इसकी जगह आप लिख सकते थे भारत में मलिन बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 23, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? समता, सतत कौशलता, ये जो है 4 स्तंभ आपने इनका वर्णन इस प्रश्न में भी करना था। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बताए गए थे पहले। भारत में जनसंख्या वितरण अथवा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये भौगोलिक कारक और मानवीय कारक 2 वर्गों में रखा गया है। आपका जलवायु, धरातल, जल की उपलब्धता, भूमि, ये सभी जो है भौगोलिक कारक हैं। और मानवीय कारकों में आपके उद्योग धंधे, नगरीकरण और आपकी राजनीतिक स्थिरता, ये सारी चीजें हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। स्वेज नहर कंपनी की क्या विशेषताएं हैं? या पत्तन किस प्रकार व्यापार में सहायक होते हैं? या पत्तनों का वर्गीकरण बताना है, विस्तृत पत्तन है कि आपका छोटा पत्तन है, किस तरह का है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र जो बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज सतलुज नदी से निकाली गई है पंजाब से, तो उसका उस क्षेत्र में सतत पहुंचने विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सुझाव आपने देने थे? भी उस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करके हम अपना निरंतर विकास कार्य जारी रख सकें। या आप इसमें यह भी कर सकते थे भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वितरण
हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है भारत की ज़रूरत का 30% ही हम उत्पादन कर पाते हैं, 70% हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है विदेशों से। लेकिन जो 30% उत्पादन है उसमें हमारे प्रमुख क्षेत्र आपने बताने थे। दिग्बोई असम का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, अंकलेश्वर गुजरात का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरह देश का जो कुल उत्पादन है उसका 62% बॉम्बे हाई समुद्र किनारे जो मुंबई के तट के पास से किया जाता है। तो ये 5-5 अंक वाले आपके क्वेश्चन थे। अब लास्ट क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि मैप पे आपको करवाया जाए। इन पॉइंट को हम मैप पे करेंगे। मैप में हमारा पहला पॉइंट है, भारत के मानचित्र में हमें दिखाना है भरमौर जो जनजाति प्रदेश है कौन से राज्य में है। तो भरमौर हम जानते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका आ जाएगा पहले पॉइंट का उत्तर, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है अंकलेश्वर जो प्रमुख जो है आपका तेल उत्पादक क्षेत्र है गुजरात का, ये है आपका दूसरा पॉइंट, अंकलेश्वर गुजरात। तीसरा है कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, ये जो आपका राज्य है कर्नाटक तीसरे नंबर पे इसमें आएगा। कर्नाटक में कॉफी कहवा बहुत अधिक होता है। चौथा है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपकी जो है इसमें है सिक्किम राज्य में 4 नंबर पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या और देश की सबसे कम जनसंख्या, तीनों ही पॉइंट इसी में बनते हैं। तो सही उत्तर था इसका सिक्किम, सबसे कम नगरीय आबादी। पांचवा पॉइंट है आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जिसको महानगर कहते हैं, ये जो है महाराष्ट्र के समुद्री तट पर है मुंबई। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने कंप्लीट हुआ। ये सॉल्यूशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन याद रहे हमने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए और आगे आपके लिए वीडियो हम बनाते रहें, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खास तौर पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि हम कई बार चैनल को देख करके सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।